नमो नमो बच्चों। व्याकरण के भाग में आज हम संधि टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि संधि शब्द बना कैसे। हम ये बार बार अक्सर पढ़ते रहते हैं कि संधि ये है, संधि ये है, संधि वो है, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे जो व्याकरण का ये जो सरल और सरलतम टॉपिक है संधि, वो बना कैसे। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो देखो, इसमें सम उपसर्ग है, धा इसमें धातु है और की इसमें प्रत्यय है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सम मैं नीचे लिख रहा हूं उपसर्ग, ठीक है। धा इसमें जो है धातु, ठीक है, और की इसमें उपसर्ग है। तो हमने ये सीखा कि उपसर्ग धातु और प्रत्यय, उपसर्ग धातु और प्रत्यय के मेल से हमारे यहां पर किसका निर्माण हुआ, संधि का। अब हम आगे की बात करते हैं कि धा जो धातु है इसमें से हमारे पास आ चला जाएगा तो हमारे पास केवल ध शेष रहेगा। की में से हमारे पास क चला जाएगा, हमारे पास केवल ई शेष रहेगा, ठीक है। और सम उपसर्ग हमारा इसी प्रकार नीचे आ जाएगा। तो अब जब मैं इनका तीनों का संयोग करूंगा, ठीक है ना, तो मैं जो है वो अनुस्वार में चेंज हो जाएगा और ध में ई का संयोग हो जाएगा, ये धी बन जाएगा और ये सम हो जाएगा। इन दोनों को मिलाएंगे हम तो हमारे पास एक नया शब्द तैयार हो जाएगा और वो हो जाएगा संधि। तो हमें पता पड़ा कि संधि शब्द बनने में ये प्रक्रिया हमने लागू करी। तो यहां पर हमारा सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से हमारा संधि शब्द जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि संधि जो है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है ना, हमारे पास संधि शब्द है। संधि शब्द का अर्थ हम संस्कृत में जब भी पढ़ेंगे तो इसका अर्थ होगा मेलनम। क्या अर्थ होगा, मेलनम। या फिर हम इसको कह सकते हैं जोड़ना। क्या कह सकते हैं, जोड़ना, ठीक है। अब जोड़ना है, अब प्रश्न ये उठता है कि किसको जोड़ना, ठीक है ना भाई। हम क्या करेंगे कि हमारा प्रश्न ये है कि किसको जोड़ना। तो हमें जब उत्तर मिला तो उत्तर मिला कि हमें वर्णों को जोड़ना है। किनको जोड़ना है, वर्णों को, ठीक है भाई। तो संधि किसमें होगी, वर्णों में होगी, न कि वाक्य में होगी। वाक्य में संधि नहीं होगी, शब्द में संधि नहीं होगी, ठीक है। तो हमारी संधि केवल और केवल वर्णों में होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्णों में हम स्वर प्लस व्यंजन को काउंट करते हैं, ठीक है। स्वर जितने भी होंगे और व्यंजन जितने भी होंगे वो वर्ण कहलाएंगे और इन वर्णों में हमारी संधि होती है। तो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगा कि वर्णों में संधि होती है, वर्णों में हमारी संधि होती है। अब हमारा अगला टारगेट है सीधा सा कि संधि जो है, संधि की परिभाषा, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं संधि की परिभाषा के बारे में। तो अब संधि की परिभाषा क्या बनेगी कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को तथा उसमें होने वाले परिवर्तन को, ठीक है। अब ये परिवर्तन शब्द है, ये मैंने सरलतम रूप से लिखा है। कहीं कहीं आपको विकार भी मिलेगा कि होने वाले विकार को, तो परिवर्तन का पर्यायवाची विकार है, ठीक है ना। तो होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, संधि कहा जाता है। तो इतनी सी बात में हमने ये क्लियर कर दिया कि संधि शब्द बना कैसे। संधि का अर्थ मेलनम और जोड़ना होता है। संधि हम किसको कहते हैं, ठीक है। संधि कहां होगी, संधि वर्णों में होगी, वाक्य में और शब्दों में नहीं होती है, ठीक है। वाक्य और शब्दों में नहीं होगी, वर्णों में होगी। और स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण होता है, स्वर प्लस व्यंजन बराबर वर्ण होता है। हमने यहाँ एक लाइन लिखी, वर्णों में संधि होती
है। इसके बाद संधि की परिभाषा क्या है कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है, लेकिन दो या दो से वर्ण जो मेल हो जाएंगे उनमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। परिवर्तन नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। इसलिए हमने एक शब्द पर अंडरलाइन किया है कि परिवर्तन होना अनिवार्य है, तभी संधि होगी। ठीक है भाई, ये हमारा संधि की परिभाषा यहां तक क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखें आप आगे, अब संधि के प्रकार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, अब संधि के प्रकार जो हैं वो इस प्रकार है। देखिए आप, संधि हमारे पास 3 प्रकार की है। ठीक है, संपूर्ण संस्कृत में संधि केवल 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। ठीक है भाई, तो हमारे पास विसर्ग संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई और स्वर संधि हो गई। ठीक है, अब स्वर संधि में हमारे पास भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। तो अब आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि, इनसे रिलेटेड हमारी क्लास होगी। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे, केवल और केवल स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। व्यंजन संधि भी हमारे इसके खूब सारे भेद हैं, विसर्ग संधि के भी खूब सारे भेद हैं, लेकिन आगे की बात मैं आपको बता दूं कि कक्षा 9 की जब हम बात करेंगे, कक्षा 9 की जब हम बात करेंगे तो हमारे सामने केवल स्वर संधि में हमें 5 भेद पढ़ने हैं। मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा आप। स्वर संधि में हमें सबसे पहले दीर्घ संधि पढ़नी है, उसके बाद हमें गुण संधि पढ़नी है दूसरे नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें यण संधि पढ़नी है, चौथे नंबर पे अयादि संधि पढ़ेंगे आप, और 5वें नंबर पे आप वृद्धि संधि पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो ये जो है 5 प्रकार के स्वर संधि के भेद हैं हमारे पास, और ये हमारे पाठ्यक्रम में है। कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में है ये पांचों के पांचों। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप, दीर्घ संधि कैसे घटित होती है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको स्वर बताता हूं, हम स्वर से स्टार्ट करेंगे। स्वर हमारे पास अ, आ, इ, उ, ऊ, उसके बाद ए, आई, ओ, औ, अं, अह। ये हमारे पास स्वर है। इसमें हम री छोटा डाल देते हैं और री बड़ा डाल देते हैं। देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वर है सारे के सारे, इनमें दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। देखिए आप, हमने अ बोला तो हमने कम समय लिया, हम जब आ बोलेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे, और जिसमें जिन जिन स्वरों में बोलने में ज्यादा समय लेंगे उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। तो देखो अ के बाद बोला आ, तो ये हमारा हो गया दीर्घ स्वर। ठीक है, हमने बोला ई, और ई में हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, तो हमारा दीर्घ स्वर अगला कौन सा हो गया? ई। उसके बाद हमने बोला उ, उसके बाद बोलेंगे ऊ, तो हमारा ऊ जो है वो एक और दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, एक है री और एक है बड़ा री, तो री ये हमारा दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है भाई, तो आपके सामने दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4 दीर्घ स्वरों की संख्या हो गई, और इन्हीं चारों पर हमारी दीर्घ संधि आधारित है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। अब दीर्घ संधि के नियम की बात कर लेते हैं कि दीर्घ संधि का नियम क्या होता है। देखिए आप ध्यान से, दीर्घ संधि का नियम, सबसे पहले अ या फिर आ होगा, प्लस के बाद अ या आ होगा तो बराबर में आपको आ मिलेगा। ठीक है, इधर आपके पास ई होगा, इधर बड़ा ई होगा, इधर भी ई होगा,
और इधर भी बड़ा ई होगा, तो आपको बराबर में बड़ा ई करना है। ठीक है, एक हमारे पास ऊ होगा, इधर ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर उत्तर आएगा बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा री और ये बड़ा री प्लस में छोटा री बड़ा री बराबर में क्या आएगा बड़ा री। ये हमारे पास 4 नियम है। अ के सामने होगा तो आ होगा, ई के सामने होगा तो बड़ा ई होगा, ऊ और इसके बाद में छोटा ऊ बड़ा ऊ होगा तो इसमें बड़ा ऊ होगा, री और इसके बाद सामने बड़ा री छोटा री होगा तो बड़ा री इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताऊंगा, ध्यान से देखना। आप सभी अपना ध्यान इधर बना के रखेंगे, कहीं भी अपना ध्यान इधर उधर नहीं करेंगे, क्योंकि अभी संधि समझ में आ जाएगी आपको थोड़ी सी देर में। देखो ये दीर्घ संधि, और दीर्घ का नियम हम सबसे पहले लेते हैं आ प्लस आ बराबर में क्या बनेगा आ। देखिए हमने यहां पर एक चीज नोट करी कि संधि का ये जो नियम है, ये संधि का नियम क्या है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण प्लस के बाद अंतिम पद का प्रथम वर्ण। यानी अगर आपको कोई पूछे कि संधि कहां हो रही है, तो आपको केवल एकमात्र उत्तर देना है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में संधि होती है और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में संधि होती है। ठीक है ना, तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया कि संधि कहां होगी, वर्णों में होगी। तो इसलिए ये परिभाषा यहां पर भी तैयार है आपके सामने कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण। कैसे, देखिए मैंने आपको एक उदाहरण दिया, विद्या प्लस आश्रय। ठीक है, विद्या प्लस आश्रय, तो आप देखेंगे कि ये विद्या जो है ये आपका प्रथम पद है और आश्रय जो है ये आपका अंतिम पद है। ध्यान से सुनिएगा, विद्या प्रथम पद है, आश्रय अंतिम पद है। अब मैंने यहां लिखा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी कि ये जो विद्या है इसका प्रथम, ये पूरा प्रथम पद है और इसका अंतिम वर्ण जो है वो आपके पास आ है। ठीक है, और ये जो अंतिम पद है आश्रय, अंतिम पद का प्रथम वर्ण आपके सामने कौन सा है, आ। नियम में हमने क्या पढ़ा, नियम में ये पढ़ा कि अ या आ होगा, उसके सामने अ या आ होगा तो उसको क्या होगा आ। ठीक है, तो ये आ मिलके हमारे पास क्या होगा आ। ठीक है, अब विद्या में से आपने आ निकाल दिया तो ये आपके पास विद्या हलंत वाला बच गया। आ और आ को मिलाया तो ये आपके पास क्या हो गया आ, और आ आपने ये वाला नीचे ले लिया तो पीछे क्या बचा श्रेय। ठीक है, अब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा विद्याश्रय। ये आपका विद्याश्रय तैयार हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सरलतम तरीके से आपको उदाहरण दिया गया है, इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, अंतिम पद का प्रथम वर्ण है, दोनों को मिलाया आ तैयार हुआ, विद्या प्लस आ प्लस श्रेय बराबर विद्याश्रय। अब एक उदाहरण और देखिए, जो कि आप 5वीं क्लास से सुनते हुए आ रहे हैं, विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो ये हमारे पास आ है, इधर आगे भी आ है, दोनों को मिला के क्या हुआ आ, ये क्या हो गया विद्यालय। ठीक है, तो हमारे पास ये दीर्घ संधि के 2 उदाहरण तैयार है। अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, आपको भूलना नहीं है कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण है, ये आप किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं ई वाला उदाहरण, ई या ई होगा, उसके बाद में ई या ई होगा तो बराबर में आपका बड़ा ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए रवि प्लस इंद्र, हमारे सामने ये उदाहरण है, रवि प्लस इंद्र। तो देखिए रवि में आपके पास प्रथम पद है ये और ये है अंतिम पद। अब प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वो क्या है ई, और अंतिम पद का प्रथम वर्ण क्या है ई। अब जब छोटा ई और
बच गया र और व हलंत वाला, ठीक है। ई और ई को मिलाया तो ये बड़ा ई बन गया, ठीक है। और इस ई को हमने नीचे ले लिया तो पीछे क्या बचा, न और द्र, ठीक है। अब इसका आप सहयोग कर दो तीनों का, तो देखो र व में बड़ा ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वी, और ये हो गया न, और ये हो गया द्र, तो ये आपका क्या बन गया, रविंद्र, ठीक है। तो ये हमारे पास रविंद्र शब्द तैयार हो गया। तो ये हमारा ई और ई का उदाहरण तैयार है। अब हम देखते हैं ऊ का उदाहरण। दीर्घ संधि बहुत ही सरल संधि है, दुनिया की सबसे सरलतम संधि दीर्घ संधि है, इसलिए आप अपना ध्यान मत हटाइए। हमने लिया भानु प्लस उदय, ठीक है भाई। तो हमारा ये प्रथम पद, वही वाला ये अंतिम पद, इसका जो अंतिम वर्ण है वो है उ, और इसका जो प्रथम पद का प्रथम वर्ण है वो है उ और उ मिला के क्या हुआ, उ। देखो भा नु में से उ निकाल दिया तो ये न हलंत वाला बच गया, ये उ हम आगे ले लेंगे, और ये उ हमने नीचे ले लिया तो ये पीछे क्या बचा, दयः, ठीक है। तो भा ये न में उ जुड़ेगा, नु द यह, भानु उदयः, भानुदयः। हमारे पास ये उ और उ का उदाहरण भी तैयार है। अब हम बात करेंगे किसकी, लास्ट जो हमारे पास दीर्घ संधि का उदाहरण है वो है हमारे पास री वाला। देखिए री प्लस री बराबर में क्या होगा, बड़ा री, ठीक है। हमने ये लिया पितृ प्लस ऋण, ठीक है। पितृ प्लस ऋण, पितृ मतलब पिता और ऋण मतलब कर्जा, तो पिताजी का जो ऋण चूक जाता है, आप जब बड़े हो जाएंगे उसके बाद आप अपने फादर की सेवा करेंगे, पिताजी की सेवा करेंगे, और सेवा करके जो ऋण चुकाएंगे उसको पितृ ऋण बोलेंगे। तो इसमें देखो आपके पास री है, इधर भी आपके पास री है, री और री जब मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा री। देखिए पी और ये त और ये आपका बड़ा री आ जाएगा, और ये ण आ जाएगा। अब देखिए पी त में जब आप री जोड़ेंगे तो एक तो यूं आएगा, इसके बाद एक नीचे और आएगा, तब जाके ये बड़ा री बनेगा, ह आपको बनाना है, ठीक है। और ये आपका ण हो जाएगा, तो ये हमारा पितृण शब्द जो है वो तैयार हो गया। तो आज का जो टॉपिक था वो संधि का था। संधि में भी दीर्घ संधि थी, दीर्घ संधि के चारों नियम आपको क्लियर है। बस इसके बाद हम और उदाहरणों की, मैं एक बार वापस से समझाता हूं। पितृ प्लस ऋण, इसे आप ध्यान से समझिए, क्योंकि छोटे री और बड़े री में हमेशा हमें आपत्ति आती रहती है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, मैं आपको यहां क्लियर कर रहा हूं कोष्टक में कि ये तो होगा आपका छोटा री, और इसमें जब ये एक टांग नीचे और लगा देंगे हम तो ये बड़ा री हो जाएगा, ठीक है ना। ये सिंगल टांग है, इसमें हम डबल टांग लगाएंगे तब जाके हमें बड़ा री प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप, ये पितृ का री है, ये हमने री नीचे ले लिया, और ये ऋण का जो री है ये भी हमने नीचे ले लिया, ठीक है। तो मैंने आपको नियम में बताया था री और री मिलके आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, बड़ा री, ठीक है। अब री और री मिलके बड़ा री तैयार हुआ तो ये देखिए आप, पितृ में से री निकाल दिया तो पी और तय हलंत वाला बच गया। ये री हम बड़ा री जो है ये नीचे ले लेंगे, ठीक है। और ये ण हमारे पास ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास, पितृण, ठीक है भाई। हमारे पास ये पितृण जो शब्द है ये तैयार हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखिए आप, अब हम दीर्घ संधि के बाद जस्ट गुण संधि पे आएंगे। गुण संधि, अब मैंने जो स्वर लिखे थे उसमें आपको दीर्घ स्वर तो मैंने बता दिए, अब गुण स्वर जो होंगे वो आपके पास एक तो होगा ए, एक होगा ओ। ये आपके पास गुण जो है वो स्वर आपके पास हो जाएंगे कि ए और ओ हो जाएगा। अब देखिए आप, और एक आपके पास रहेगा अर, ठीक है भाई। तो देखो अब गुण संधि में क्या है मैं बता देता हूं, अ या फिर आ स्वर रहेगा, उसके सामने ई या ई रहेगा तो वो क्या बनेगा, ए, ठीक है। इसके बाद अ या आ के सामने अगर आपके पास ऊ या ऊ रहेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, ओ,
के सामने अगर आपके पास री रहेगा और छोटा री रहेगा और बड़ा री रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 नियम है। नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, नियम नंबर 3। ठीक है, नियम नंबर 1 क्या कहता है, अ या आ के सामने ई या ई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ए। अ या आ के सामने ऊ या ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, ओ। अ या आ के सामने री या री होगा तो क्या हो जाएगा, अर। ये 3 जो हमारे पास वर्ण तैयार हैं ये गुण वर्ण होते हैं, इनको हम गुण कहते हैं। ठीक है भाई, अब आप उदाहरण देखिए। ठीक है, हमने सबसे पहले ए का उदाहरण लिया तो हमने क्या लिखा, धन प्लस इंद्र। ठीक है, और एक ले लिया हमने महा प्लस इंद्र। ठीक है, देखिए आप दोनों में सिमिलरिटी ध्यान रखिएगा आप। ये जो धन है इसमें हमारे पास अवर्ण लास्ट में बचा, इधर हमारे पास ई बचा। अब इसमें भी देखिए आप महा, इसमें हमारे पास आ है और आगे हमारे पास ई है। हमने नियम में ये पढ़ा कि अ या आ के बाद ई या ई रहेगा तो अ है हमारे पास, आ है हमारे पास, इधर छोटा ई है इधर भी छोटा ई है। छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास अ और ई को मिलाने के बाद अ तैयार होगा और आ और ई को मिलाने के बाद भी ए तैयार होगा। ठीक है, तो अ और ई मिला के ए बना। अब देखिए आप, धन में से अ हमने नीचे ले लिया तो ये हमारे पास ध न हलंत वाला बचेगा। अ और ई को मिलाया तो ये ए आ जाएगा और ई हमने नीचे ले लिया तो ये हमारे पास न और द्र बच जाएगा। अब हम इन तीनों का क्या करेंगे, संयोग करेंगे। तो देखिए ध न में ए जुड़ेगा तो ये हो जाएगा नेन्द्र, धनेन्द्र। ठीक है, जिसके पास धन है वो इंद्र, इंद्र धन वाला। आगे देखिए महा प्लस इंद्र में देखिए, महा में से आ निकाला तो महा बचेगा, महा में से आ निकाल दिया तो क्या बचेगा, ह हलंत वाला बचेगा। और इंद्र में से आ और ई मिला तो ये ए हम यहां लिख देंगे और इंद्र में से ई निकाल दिया तो न और द्र पीछे बच जाएगा। अब देखिए आप, ह में ए जोड़ेंगे तो ये म हे हो जाएगा, न और द्र जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, महेंद्र। ठीक है भाई, तो आपके पास 2 शब्द गुण संधि के तैयार हो गए और वो हो गए, एक तो धनेन्द्र और एक हो गया महेंद्र। ठीक है, अब देखिए आप, अब ओ वाला उदाहरण देखेंगे अब। ठीक है, अब ये इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए हमने लिया, हमारा जो दूसरा उदाहरण था वो ये देखो, ये नियम क्या कहता है, अ या आ होगा प्लस के इस तरफ, ऊ या ऊ होगा प्लस के उस तरफ। तो जब ये कंडीशन होगी तो तैयार क्या होगा, वर्ण ओ। देखिए सबसे सरलतम उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं, सूर्य प्लस उदयः, सूर्य प्लस उदयः। देखिए सूर्य में हमारे पास अ वर्ण है और उदय में हमारे पास उ वर्ण है। आ और उ जब मिलेगा तो ये हो जाएगा ओ। देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हमारे पास सु है, अब ये हमारे पास र आया नीचे, ये हमने य लिया लेकिन यह हलंत वाला है, ये हलंत वाला है। अ और उ को मिलाया तो ये हमारे पास ओ हुआ। ठीक है, और ये दया हमारे पास पीछे रह गया। क्लियर? अब इसका मैं संयोग कर रहा हूं तो ध्यान से देखना संयोग कैसे हो रहा है। इस रे का सबसे बड़ा हमारे पास रहेगा कि इस रे को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो ये सु लिया, फिर हमने य में ओ जोड़ा तो ये हमने ये में ओ जोड़ दिया और ये दया हो जाएगा। तो जब कभी भी ये रे हलंत वाला रहेगा ये अगले वाले की खोपड़ी पे जाके बैठेगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सूर्योदय। क्या हो जाएगा, सूर्योदय। तो ये यो के ऊपर हमने रे लगाया, आप अगर रस है के ऊपर लगा दोगे तो ये रस्युदो हो जाएगा। ठीक है, रस्युदो नहीं होता है कोई शब्द, सूर्योदय यानी सूर्य का उदय होना बराबर सूर्योदय। ठीक है, एक उदाहरण और देखिए आप इसी प्रकार का, महा प्लस उत्सव। ठीक है, महा में हमारे पास वर्ण कौन सा है, आ, आगे वर्ण कौन सा है, उ। आ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ। ठीक है, महा का आ हमने निकाल दिया तो ये क्या बच गया, हलंत वाला। ठीक है,
और ये ओ तैयार हो गया और ऊ हमने इधर ले लिया, तो पीछे क्या बच गया, त स व। ठीक है, ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, महोत्सवः। महान है जो उत्सव बराबर महोत्सवः। ठीक है, तो ये देखिए आप, सूर्य उदय आपके पास तैयार है, महोत्सव शब्द आपके पास तैयार है, दोनों शब्द आपके पास तैयार है। एक अर वाला मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। अब अर वाली जो संधि है वो गुण संधि है, और अर वाला उदाहरण देखिए आप, मैं लिखता हूं महा प्लस ऋषि। ये ध्यान से समझने वाली चीज है, अपना ध्यान आप इधर उधर नहीं ले जाएंगे, ले गए तो संधि कभी समझ में नहीं आएगी। देखिए महा प्लस ऋषि, ये महा में आ है और इधर क्या है, री। नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि अ या आ के बाद री या री होगा तो अर होगा, तो अ के बाद री है तो इन दोनों को मिला के हमारे पास क्या बनेगा, अर। क्लियर। अब देखो, महा में से आ निकाल दिया तो म ह बच गया, ये हमारे पास अर तैयार हो गया, और ये री हमने नीचे ले लिया तो ये हमारे पास ऐसा का ऐसा ही शी आ जाएगा। ठीक है, अब संयोग करना सीखिएगा आप ध्यान से। देखो संयोग कैसे कर रहा हूं मैं, ये म हमारे पास तैयार है, ह में जब अ मिलाऊंगा तो ये ह पूरा हो जाएगा, और ये शी हमने ये नीचे ले लिया, और मैंने बोला था कि रे हलंत वाला पहले होगा तो वो आगे वाले की खोपड़ी पे जाके बैठेगा, तो इसको भी हम आगे वाले की खोपड़ी में बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, महर्षि। बात समझ में आ गई, सीधी सी बात है, ये विसर्ग हमने नीचे ले लिया तो ये महर्षि हो गया। ठीक है भाई, ऐसा कैसे, एक और उदाहरण दे रहा हूं मैं, परम प्लस ऋषि, परम प्लस ऋषि। अब मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, अब केवल आपको समझना है और प्रक्रिया अधीन करनी है बात। ठीक है, ये इधर अ हुआ, ये इधर री हुआ, अ और री मिलके क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पर म हलंत वाला, ये अर हो जाएगा और ये शी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संयोग कर दो, सबका मिला दो फटाक से, पर म, ये शी आ जाएगा इधर, और ये रे ऊपर वाले की खोपड़ी बैठेगा, ये परमर्षि हो जाएगा। ठीक है, परम है जो ऋषि बराबर परमर्षि, और महान है जो ऋषि बराबर महर्षि। ठीक है, तो यहां पर ये आपकी गुण संधि समाप्त हो जाती है। आगे हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। ठीक है, तो वृद्धि संधि देखिए आप, वृद्धि संधि क्या कहती है, मैं वृद्धि संधि के नियम लिख देता हूं, अभी समझ में आ जाएगी। हमने जो है इतने से समय में गुण संधि पढ़ ली और दीर्घ संधि पढ़ ली, वृद्धि संधि के नियम भी बड़े सरलतम तरीके से आप समझिएगा। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, ये वृद्धि, ये वृद्धि संधि। ठीक है भाई, वृद्धि संधि क्या कहती है, देखिए हमने दीर्घ स्वर पढ़ चुके हैं, हम गुण स्वर पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है कि गुण में एक मात्रा प्लस हो जाना। देखो दीर्घ लिख रहा हूं मैं, आ, फिर लिखा ई, फिर लिखा बड़ा ऊ, और फिर लिखा बड़ा री। ठीक है, गुण में हमने क्या लिखा, ए, और इसमें लिखा ओ। अब देखिए ये ए जो है छोटा है और ओ जो है वो भी छोटा है, लेकिन इसमें जब वृद्धि हो जाएगी, इसमें जब एक मात्रा प्लस हो जाएगी तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, वृद्धि में। देखिए तो ए का क्या हो जाएगा, आई, और ओ का क्या हो जाएगा, औ। तो ये हमारे पास दोनों के दोनों स्वर कौन से हो जाएंगे, वृद्धि स्वर हो जाएंगे, और इन्हीं पर आधारित हमारी संधि वृद्धि संधि हो जाएगी। ठीक है, देखो वृद्धि संधि का नियम क्या कहता है, अ या आ के बाद ए या आई होगा, अ या आ के बाद अगर ए या आई होगा तो हमारे पास वृद्धि स्वर तैयार होगा, आई। अ या आ के बाद अगर ओ या औ होगा तो स्वर हमें कौन सा प्राप्त होगा, औ। ये दो नियम आप ध्यान से देख लें एक बार ढंग से। ठीक है, क्या लिखा मैंने, अ या आ के बाद ए या आई होगा तो आई हो जाएगा, और अ या आ के बाद ओ या औ होगा तो औ हो जाएगा। ठीक है, अब आप उदाहरण समझिए, मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, इन दो चीजों में आपको अभी वृद्धि संधि समझ में आ जाएगी। देखना, मैंने लिखा सदा प्लस एव,
सदा प्लस एव। तो सदा प्लस एव क्या कहता है, इसमें हमारे पास आ है, इधर हमारे पास ए है, दोनों को मिला के हम आई कर देंगे। ये ए होता है और ये आई होता है, क्योंकि इसमें मात्रा डबल है और इसमें मात्रा सिंगल है, तो दोनों को ए नहीं करना है, एक ए होता है और एक आई होता है। ठीक है, तो देखिए सदा प्लस ए को मिलाया तो ये स दा में से आ निकाल दिया, द हलंत वाला, ये आई हो गया और ये व रह जाएगा इधर, क्योंकि ए हमने नीचे ले लिया। तो देखिए स द में आई की मात्रा जोड़ोगे तो ये इधर तो एक मात्रा दिख रही है, लेकिन ये जब मात्रा हम प्रयोग करेंगे तब हमारे यहाँ पर डबल मात्रा लगेगी और ये व हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सदैव। सदैव का मतलब होता है हमेशा, हमेशा हमेशा के लिए याद कर लो संधि, कभी भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सदैव हो गया। ऐसा कैसे, हम एक सीधा सा सिंपल उदाहरण ले लेते हैं, तथा प्लस एव, राइट। तो ये इसमें आ हुआ, ये इसमें ए हुआ, आ और ए मिलके क्या हो गया, आई। ठीक है, तो ये हो गया थ में हलंत, ये आई और ये व, दोनों को सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, तथैव। क्या बनेगा, तथैव, सदैव तथैव। ये हमारे पास वृद्धि संधि का पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा नियम देखिए आप, दूसरे नियम के उदाहरण बताता हूं मैं। सदा प्लस एव बराबर सदैव और तथा प्लस एव बराबर तथैव। अब देखिए औ कैसे बनेगा, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। देखिए आप, इधर आ है, इधर आपके पास ओ है। ठीक है, नियम क्या कहता है, अ या आ होगा, आ हमारे पास है, ओ या औ में से एक होगा तो ओ हमारे पास है। ठीक है, तो आ और औ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, औ। तो क्या हो जाएगा, देखिए म, हा में से आ निकाल दिया तो है हलंत वाला, ये हो गया औ और ये हो गया जस्वी। अब इन सबको मिला दो, म हऊ जस्वी, महौ जस्वी। तो ये आपके पास तैयार हो गया महौजस्वी। एक उदाहरण और ले लो, जल प्लस ओघ। ठीक है, तो ये इधर अ है, इधर आपके पास ओ है, दोनों को मिला के आप क्या बनाओगे, औ। ठीक है, ज ल हलंत वाला रह जाएगा क्योंकि ये निकाल दिया। ठीक है, ये आगे हमारे पास औ आ जाएगा और ये घ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जलौघ। अब कोई मेरे से ये पूछेगा कि जलौघ का मतलब क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जल से घिरा हुआ। क्या हो जाएगा, जल से घिरा हुआ। आपके दिमाग में प्रश्न नहीं आया लेकिन मैंने बता दिया, जल से घिरा हुआ। जल से घिरा हुआ जो भाग है वो कौन सा कहलाएगा, जलौघ। ठीक है, और महान ओजस्वी जो होता है वो महौजस्वी कहलाता है। क्लियर, ये वृद्धि संधि का मैटर पूरा का पूरा आपके पास क्लियर है। यहां तक कि हमारे पास दीर्घ संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। अब आप देखिए अगली जो हमारी संधि है वो है यण संधि, और ये दुनिया की सबसे सरल संधि है। इससे सरल दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए आप अपना ध्यान यहीं रखिए। देखो यण संधि जो है वो भी वर्णों में होगी। ये हमने लिया, इधर लिख दिया यण संधि। ठीक है भाई, यण संधि क्या कहता है, यण संधि जो है इको यणची, इसका सूत्र क्या कहलाता है, इसका सूत्र होता है इको यणची। सूत्रों में मैं आपको ज्यादा फंसाऊंगा नहीं, क्योंकि सूत्र ना तो आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं ना परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तो सीधा सा मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात यह है कि इक के स्थान पर यण हो जाता है। क्या हो जाता है, इक के स्थान पर यण हो जाता है। ठीक है, इक क्या होता है, ये देखो ई उ री, ठीक है, और री ये होता है इक, और मैं कह रहा हूं इक के स्थान पर यण हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, य व र और ल। ये आपकी यण संधि कंप्लीट। ठीक है भाई, यण संधि कंप्लीट होगी। देखो ई उ री री, ई के स्थान पे आपका क्या करना है य, उ के स्थान पे क्या होगा व, री के स्थान पे र और री के स्थान पे ल। ये सारे हलंत वाले।
ठीक है भाई, ये सारे हलंत वाले। लेकिन क्या होगा, सामने क्या आना चाहिए, डिफरेंट स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, भिन्न स्वर। क्या आएगा, भिन्न स्वर। अगर समान स्वर आ जाएगा तो हमारे दीर्घ संधि हो जाएगी। तो दीर्घ संधि तो हम पढ़ ही नहीं रहे, हम तो यण संधि पढ़ रहे हैं। तो भिन्न स्वर जब आएगा तब आपके यहां पर ई को ये हो जाएगा, ऊ को व हो जाएगा, री को र हो जाएगा, री को ल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो देखो, हमने सबसे पहले एक उदाहरण लिया, यदि प्लस अपि। ये मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण है और परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। आज ही इसको गांठ बांध के दिमाग में फिक्स करना है, इसके बाद भूलना नहीं है। देखिए, यदि प्लस अपि, तो यदि में हमारे पास जो वर्ण है वो है ई, डिफरेंट स्वर है आगे अ। तो अब मैंने नियम में ये कहा था कि ई के सामने डिफरेंट स्वर होगा तो ई को क्या हो जाएगा, ये। तो ये देखो, आप ई को क्या कर दोगे, ये हलंत वाला हो जाएगा। देखिए, य दी में से ई निकाल दिया तो द हलंत वाला बच गया। फिर ये ऐसा कैसा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये अब इस ए को यूज में नहीं लिया हमने, ए को हमने यूज में नहीं लिया, हमने तो ई के स्थान पे ये किया था। अ तो सामने होना चाहिए, नियम ये कहता है। ठीक है, तो ये अ पी पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अब यहां पर समझने वाली बात है, य द य और अ मिलेगा तो हमारे पास ये द्योपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्योपी। हम जो ये द्य लिखते हैं विद्या वाला, वो द य से मिलके बनता है। ठीक है, तो हमने एक नई चीज सीखी कि द य और अ को मिलाने से द्य बन जाता है, विद्या, यद्यपि। ठीक है ना, तो ये यद्यपि जो शब्द है हमारे पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक उदाहरण और देखेंगे आप, एक उदाहरण और ले लेते हैं हम फटाक से, इति प्लस एतद। ठीक है, तो ये ई है, ये आगे डिफरेंट स्वर है, ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ई, ये तय हलंत वाला, ये, और ए त त। ठीक है, ए त द, इसको द करेंगे हम यहाँ। ठीक है, ई, फिर ये आदत है, य में ए जुड़ेगा तो ये ए की मात्रा लग जाएगी और ये हो जाएगा इत्येतद, यानी कि ये सब कुछ इति एतद, ये सब कुछ। तो ये हमारे पास य बनाने के उदाहरण दो तैयार हो गए। ये हमारी यण संधि का पहला नियम क्लियर है यहां तक। ठीक है, इसके बाद हम ऊ को, री को और री को लय बनाने की ये बात करेंगे। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं इति प्लस एतद की। ठीक है, तो इति में हमारे पास ई था, इधर ए था, ई के स्थान पे हमने ये किया, ई आदत य एतद जोड़ा तो हमारे पास क्या तैयार हुआ, इत्येतद। ठीक है, यानी ये सब कुछ इति प्लस एतद बराबर ये जितना भी है ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना भाई, तो ये हमारे पास इति प्लस एतद तैयार हो गया। अब देखिए, अब हमने ये ई के स्थान पे यह करना सीख लिया। ठीक है, पहले नियम के अनुसार ई के स्थान पे यह करना सीख लिया। मैं यहाँ लिख रहा हूं ई के स्थान पे यह करना सीख लिया। अब मैं आपको सिखाऊंगा ऊ के स्थान पे वह करना। ठीक है, तो देखो, हमने एक उदाहरण लिया, मधु प्लस अस्ति। ठीक है, मधु प्लस अस्ति। अब मधु में हमारे पास स्वर जो है वो ऊ है, आगे डिफरेंट स्वर है अ, तो ऊ के स्थान पे आप क्या कर दोगे, व। ठीक है, तो ये म, ये धू में से ऊ निकाल दिया तो ध बच गया आपका, ये व आपका ऐसा कैसा इधर आ जाएगा, ये अस्थि जो है ये भी हमारा आगे आ जाएगा। हम सबका सहयोग कर देंगे ऐसे रेलगाड़ी बनाते हुए। तो देखो, ये म, ये ध, व में ए जुड़ेगा, मधुवस्ती। मधुवस्ती मतलब, मधु मतलब शहद, मधु किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है। ठीक है, और अस्थि मतलब है, यानी अगर कोई मधु स्त्री है तो वो भी है और शहद है तो वो भी है, तो दोनों ही बातें राइट है। ठीक है, तो मधुवस्ती हमारे पास शब्द जो है वो तैयार हो गया। अब देखिए, वधु प्लस आशय, हम एक उदाहरण और ले रहे हैं, वधु प्लस आशय। देखो, ऊ आगे क्या है, आ, ऊ के स्थान पे क्या हो जाएगा, व। ठीक है, व, ये ध आधा हो जाएगा, ये व में आ जुड़ जाएगा और ये क्या हो गया, वधवाशय। ठीक है, यानी कि हमारे पास वधवाशय शब्द जो है वो ऊ के स्थान पे व
करके हमने वधुवाच्य शब्द तैयार कर लिया। अब देखिए आप, मैं आपको बता देता हूं अर करने वाला, ठीक है। देखिए ये यहां तक खत्म हो जाता है, इसके बाद हाँ अर कर लेते हैं, ठीक है। री के स्थान पे र करेंगे आप, ठीक है। देखो ये हमने लिया मातृ प्लस अंश, ठीक है, मातृ प्लस अंश। तो ये हमारे पास इधर री है और आगे क्या है अ, री के स्थान पे क्या हो जाएगा र। देखो माँ, फिर ये तो हलंत वाला, फिर ये र और फिर ये अंश, ठीक है। अब इनका संयोग करो, देखो त र और अ जब भी कंटिन्यूटी में होगा तो उसका हम क्या बनाएंगे त्र, क्या बनाएंगे त्र। त र अ ये संयुक्त वर्ण है, जैसे अक्षय होता है, त्र होता है, ज्ञानी होता है तो ज्ञानी वाला ज्ञ, ठीक है। अक्षय और त्र ये सारे संयुक्त वर्ण है, ठीक है ना। तो ये संयुक्त वर्ण त र अ इनको मिला के त्र बना। त्र के बाद में इधर हमारे माँ है और इधर हमारे ये अंग की मात्रा इसमें जुड़ेगी तो ये हो जाएगा मात्रंश। क्या हो जाएगा मात्रंश, यानी अंश मात्र की बात हम कर रहे हैं, केवल और केवल अंश मात्र की बात, ठीक है। एक उदाहरण और लिया, पितृ प्लस आदेश। सब समझ गए होंगे कि आगे क्या बनेगा, ठीक है, समझ गए हो। देखो री इधर है, आ इधर है, ठीक है। री के स्थान पे र हो जाएगा, ये आ जाएगा तो र और आ मिलके क्या बन जाएगा आ। लेकिन अभी इसको मिलाएंगे हम आगे और देखो ये तय हलंत वाला रह जाएगा, ये रा हो जाएगा और ये देश हमारा पीछे बच जाएगा, ठीक है। तो देखो त र और आ मिलेगा तो त्र हो जाएगा, ठीक है भाई। ये पी आ जाएगा, पित्रादेश, ये हो गया पित्रादेश। पित्रादेश का मतलब क्या हुआ, पिताजी का आदेश। और जो अंश मात्र की बात है वो मात्रंश कहलाएगा और पिताजी का जो आदेश होगा वो पित्रादेश कहलाएगा, ठीक है। ये हमारे पास री का उदाहरण भी तैयार है। री का उदाहरण आपके परीक्षा में नहीं पूछा है, री का उदाहरण केवल और केवल बड़ी क्लासों में पूछा जाता है। हमारे 10वीं तक के सिलेबस में री का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए आप इस री को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम री को छोड़ देते हैं, अभी 10वीं में भी नहीं पूछा जाएगा। तो फालतू में वैसे भी क्या है कि एक तो संस्कृत बड़ा लगता है और उसके बाद मैं आपको री का और बता दूंगा तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए आप रहने दो, ठीक है। तो हमारे पास ये संधि कौन सी तैयार हो गई, यण संधि के सभी उदाहरण हमने तकरीबन पढ़ लिए, ठीक है। यण संधि के उदाहरण तैयार है। अब देखिए आप, एक अंतिम संधि है स्वर संधि के भेद में से और वो अंतिम संधि है अयादी संधि। अयादी, अयादी क्या कहता है, ए चो अय वा या वह, बात खत्म, संधि हो गई। देखो कैसे हो गई, एचो, एचो एक शब्द है एच, आगे लिखा हुआ है अय, ये अय, ठीक है। अय के बाद लिखा हुआ है अव के बाद लिखा हुआ है आय, आय के बाद लिखा हुआ है आव। भ्रमित नहीं होना है, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूं, देखिए आप ध्यान से, ये अ और य, ठीक है, ये अय हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो इस य में ए था और ये व, तो ये हो गया अव। अब देखो आगे व के बाद वा है तो ये आ और ये तो ये हो गया आय, ठीक है। इसके बाद भी आ है तो ये आ और व, तो ये हो गया अय, अव, अय, आय और आव। ये चार चीजें तैयार हो गई, ठीक है। अब देखो चार चीजें तैयार हो गई तो देखो ये एज क्या होता है, एज का मतलब होता है ए, ओ, आई और औ। ये कहता है कि एज के स्थान पे अय, अव, आय, आव करना होता है। तो देखो ये ए है तो क्रम से हम इसको ए होगा तो इसको अय कर देंगे, ठीक है। ओ होगा तो हम उसको क्या कर देंगे, अव कर देंगे, ठीक है। आई होगा तो आय हो जाएगा और औ होगा तो आव हो जाएगा, ठीक है।
तो एचो अय वायावह, इस सूत्र से हमने क्या सीखा कि एच के स्थान पर अय आव आय आव आदेश हो जाता है। कब हो जाता है? जब भी असमान स्वर होगा, समान स्वर नहीं होना, समान स्वर होना तो दीर्घ संधि में होना, असमान स्वर होना उसके बाद दूसरी संधि घटित होना। ठीक है, तो देखिए एच के स्थान पे हमने ये अय अव आय आव कर दिया। अब मैं इनके चारों के आपको एक एक उदाहरण देके मेरी बात खत्म करूंगा, बाकी का काम आपको घर पे करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। देखिए ने में आपके पास स्वर है ए, आगे स्वर कौन सा? असमान अ, तो ए के स्थान पे आप क्या करोगे? नियम में देख लो, ए के स्थान पे क्या किया? अय। ठीक है, तो ये कर दिया हमने अय। ध्यान से समझ लेना भैया, अभी नहीं समझा तो कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये देखो ये न, फिर ये अय हलंत वाला, और ये आगे हमारे पास अनम। अब इनको जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? सबका बन चुका है, सीधी सी बात है। ये देखो न पूरा हो गया, ये य पूरा हो गया, और ये क्या हो गया? नयनम। आंखों से इसको देखो, इसीलिए मैंने ये उदाहरण लिया है, नयनम खुले रखो। ठीक है, तो ये नयनम हमारे पास तैयार हो गया, नय प्लस अनम बराबर नयनम। एक उदाहरण और देख लो, पो प्लस अनम, पो प्लस अनम। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं पवनम। ये कैसे बना ये आपको सोचना है, कॉपी में आप लिख लेंगे पो प्लस अनम, और मैंने जो प्रक्रिया घटित करी है उसके अनुसार आप खुद घर पे कॉपी में बैठ के बनाएंगे पवनम कैसे बना। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका उदाहरण है पवनम, और ये नयनम इसका उदाहरण था अय का, और ये मैंने उदाहरण लिख दिया औ का। ठीक है, पवनम। ठीक है, यो प्लस अनम, ये देखो यो प्लस अनम, मैं वो लिख रहा हूं डायरेक्ट यवनम। यो प्लस अनम बराबर यवनम। ठीक है ना, ने प्लस अनम बराबर नयनम। ठीक है, शे प्लस अनम बराबर शयनम। ठीक है, शयनम नहीं करना है, पता पड़े सब सो रहे हो, सोना नहीं है। इधर देखो शे प्लस अनम बराबर क्या होगा? शयनम। ठीक है, ओ प्लस अनम पवनम, यो प्लस अनम बराबर यवनम। ठीक है, नयनम, शयनम, पवनम, यवनम। ये हमारे पास अय के उदाहरण और आय के उदाहरण तैयार है। ठीक है, आय और आओ के उदाहरण देखिए आप। आय और आओ के उदाहरण भी बहुत सरल है, कुछ ही क्षणों में हमारी संधि समाप्त होने वाली है, इसलिए ध्यान यही बना के रखिए, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। देखो आय का उदाहरण गई प्लस अकह, ये हमारे पास आई है, आगे डिफरेंट स्वर है, तो आई को क्या होगा? नियम में देखो आई को क्या हो जाएगा? आय। ठीक है भाई, ये आय, तो ये ग हलंत वाला, ये आय, और ये आगे क्या आ जाएगा? अकह। जोड़ दो देखिए एक बार फटाक से। अरे यार देखो ग में आ जोड़ा गा, ये में आ जोड़ा ये पूरा हो गया, और ये क्या बन गया? गायक। यस, आप में से भी कोई होगा गायक। ठीक है, ऐसे कैसे ये लो बनाओ, देखे नई प्लस अकह, मैं बना देता हूं डायरेक्ट नायकह। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, खल प्लस नई प्लस अकह, जोड़ दो इसको, खलनायकह, खलनायकह। ठीक है, अब आप पूछो सर आपने खल ले लिया, अरे आगे पीछे कुछ भी लो उससे मतलब नहीं है, हमारा स्वर मिलना चाहिए, नियम के साथ बैठना चाहिए, बाकी आगे पीछे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। संधि हमेशा वर्णों में होगी, तो हमें प्रथम पद के इसमें ध्यान देना है और इसके प्रथम वर्ण में ध्यान देना है, तो संधि घटित हो गई। अब आगे पीछे आप हो चाहे मैं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, तो ये गायक आपका तैयार है, खलनायक आपका तैयार है, नायक भी आपका तैयार है। क्लियर? तो ये हमारी संधि कौन सी हो गई? आय की संधि हो गई। अब हम आओ की बात कर लेते हैं। ये अंतिम उदाहरण है आपका संधि के टॉपिक का। ठीक है, संधि के टॉपिक का अंतिम उदाहरण देखो, पो प्लस अनम। पो नहीं है ये, पौ है। क्या है? पौ। ये देखो ओ है, इधर क्या है? अ, ये औ हो गया। औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? आव। क्या हो जाएगा?
आव। देखो ये प हलंत वाला, ये आव आ जाएगा आगे, फिर ये अनम ऐसा कैसा हम नीचे लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पावनम। ये लिख लो आप धौ प्लस अनम, धौ प्लस अनम को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा धावनम। समझ में आ रही, आनी चाहिए, ठीक है। तो पवनम आपके पास तैयार है, धवनम आपके पास, धावनम, पावनम और धावनम ये दोनों आपके उदाहरण औ के तैयार है, ठीक है। इनके उदाहरण हमने क्या करा, नायक गायक खलनायक बना लिया। इनके उदाहरण क्या किया हमने, यवनम पवनम बना लिया, और इनके उदाहरण क्या किया, नयनम और शयनम बना लिया। ये रिवाइज किए मैंने उदाहरण, ये दो दो उदाहरण मैंने सबके दिए। इससे अधिक उदाहरण चाहिए तो आप अपनी किताबें सर्च करोगे तो आपको खूब सारे उदाहरण मिलेंगे, ठीक है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए ये दीर्घ मैंने आपको अभी पढ़ा दिया, गुण मैंने आपको पढ़ा दिया, यण मैंने आपको पढ़ा दिया, वृद्धि मैंने आपको पढ़ा दी, और अयादि भी मैंने आपको पढ़ा दी। स्वर संधि का पूरा मैटर आपके पास क्लियर है, ठीक है। तो ये हमारी संधि कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में व्यंजन संधि भी है, तो हम व्यंजन संधि की अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।